हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईडी एकेडमी। स्वागत है आप सभी का ईडी एकेडमी पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है कवर करेंगे 10th साइंस यानी विज्ञान के 100 प्लस एनसीईआरटी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आप सभी को बता दें, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम की, तो यहां से आपको जो है 100% क्वेश्चन जो आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे 100 ऐसे प्रश्नों को कंप्लीट किए जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन जो कुछ इसमें कलेक्ट किए गए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को पेन लेकर के, कॉपी लेकर के नोट कर लेना है और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है ताकि सब तक इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। और इससे पहले आपको बता दें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे क्लास 10 की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में आप लोग को कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 साइंस टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पे ऑक्सीजन क्रिया नहीं पूछी जा रही है, तो डेफिनेटली सभी का करेक्ट जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए अवक्षेपण, जो कि एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। श्वसन जो है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, दहन में भी ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, भोजन का पचना, बट अवक्षेपण में जो कोई ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दूसरा क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन डेफिनेटली आप सभी को पता होगा, यानी जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो Fe जो है ये अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व है और CuSO4 Cu से अधिक है। तो अगले वाले जो समीकरण यहाँ पे तीर का चिन्ह होगा, अगले वाले समीकरण में जो है FeSO4 से चिपक गया है, यानी Cu को विस्थापित कर दिया है। ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे समीकरण 2H + O2 तीर का चिन्ह दिया हुआ है 2H2O एक जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया वाले चैप्टर में 2H + O2, यहाँ पे H और ऑक्सीजन दोनों का योग हो रहा है और योग होकर के एक तत्व मतलब पदार्थ बनाते हैं और इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या पूछ रखा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग जो कहलाता है क्या कहलाते हैं। ध्यान देंगे ऑक्सीजन का जब भी योग होगा तो उसको हम लोग उपचयन कहते हैं और ऑक्सीजन का जब भी ह्रास होगा, ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन का योग होगा तो उसको अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो कि आप क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों को कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अभी बताएं, आप लोग को डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हो रहा था तो अपचयन हुआ था, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या कहलाएंगे यहाँ पे उपचयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपचयन। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, अपचयन कहते हैं उसको। क्वेश्चन कर हम लोग को Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 तीर का चिन्ह दिया हुआ है BaSO4 + 2NaCl ये किस प्रकार की अभिक्रिया। ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक जो है यौगिक है Na2SO4 एक साथ मिला हुआ है और BaCl2 एक साथ मिला हुआ है। जब तीर के चिन्ह के बाद जब गया यहाँ पे तो Ba इसका और इसका SO4 साथ में अभिक्रिया करके BaSO4 बनाया हुआ है और यहाँ पे जो आपका SO4 और यहाँ पे Ba से मिलकर के क्या कहते हैं BaSO4 बनाया और यहाँ Na और इसका Cl मिलकर के NaCl बनाया। यानी एक दूसरे से लेन देन करके आयनों का लेन देन जब कोई भी अभिक्रिया में होता है तो उस वाले अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह, क्योंकि इसका आयन इसके साथ कनेक्ट हुआ है और ये जो BaCl2 का आयन जो है ये आपका Na के साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का 7 नंबर क्वेश्चन, अम्ल और क्षारीय आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। तो सबको डेफिनेटली पता होगा जब अम्ल और क्षारीय आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। ठीक है, एक अम्ल कोई भी अम्ल लेंगे और क्षारीय आपस में जोड़ेंगे तो वो जो आपका बनाएगा लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका लवण दिया हुआ है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन करा कि बुझा हुआ चूना क्या है, यहाँ पे मतलब बुझा हुआ चूना का सूत्र आपको पहचानना है तो डेफिनेटली पता होना चाहिए CaOH2 जो कि बुझा हुआ चूना का एक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 9 देखो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। भस्म नहीं है यानी आपको ऐसा पता मतलब पहचान
पहचानना है जो भस्म के अंतर्गत नहीं आएगा। तो CaO जो कि डेफिनेटली भस्म है, NaOH भस्म है, बट NaCl एक लवण है, डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए। ये बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे भस्म नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 को देखिए क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित यौगिक में कौन जो है अम्ल है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो अम्ल की पहचान करना है। तो अम्ल की पहचान जो हो जाएगी आपका H2SO4, ये आपका अम्ल है जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। डेफिनेटली पता होगा, इसको बैटरी जल भी कहते हैं, यानी बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है H2SO4 को। काफी हार्ड अम्ल होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो पीएच मान जो आपको पता होना चाहिए, 7 से जितने भी कम होते हैं वो अम्ल होते हैं, और 7 से अधिक होने पर वो क्षारीय कहलाते हैं, और 7 जो होते हैं वो उदासीन कहलाते हैं। तो अम्ल वर्षा पूछ रखा है, तो डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए 5 से 6 से अधिक तो होगा नहीं, ठीक है, 7 तो होगा नहीं। अम्ल जो है 5.6 हो सकता है, फिर 5 पे कम लेंगे तभी अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 5.6 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 5.6 से कम है, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि जितना कम होगा उतना अम्ल होगा। तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन करा कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए यहाँ पे सिरका में अम्ल कौन सा पाया जाता है, तो डेफिनेटली पता होना चाहिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर, क्या होगा, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन 13 देखिए क्या पूछ रखा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सारे क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना है, शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को देखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का देखो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 देखिए क्या पूछ रखा है कि मधुमक्खी का डंक जो है एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी वो उस अम्ल को क्या कहते हैं, जब मधुमक्खी के डंक से निकला हुआ अम्ल को, उसको हम कहते हैं मेथनोइक अम्ल। क्या कहते हैं, मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, डेफिनेटली पता होना चाहिए सभी को, CaSO4 * 1/2 H2O होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, डेफिनेटली सबको पता होगा। देखो धोने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 * 10H2O। कभी कभी ये 10H2O नहीं देगा तो Na2CO3 भी जो उसका सिंपल जो सूत्र होता है, और एक होता है इसमें पूछ सकता आपको कोई खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसका जो सिंपल क्या होता है, Na2 की जगह यहाँ पे NaH लग जाता है, उसका NaHCO3 हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, NaHCO3 खाने वाला सोडा का। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्न में कौन लवण है, निम्नलिखित में कौन लवण है, लवण की पहचान करना है। तो K2SO4 एक तरह का लवण है, ठीक है। HCl पता है आपको एक अम्ल है, NaOH ये क्या है आपका, NaOH ये क्षारीय हो जाएगा, NaHOH ये भी एक क्षारीय है, लेकिन K2SO4 आपका एक तरह का लवणीय पदार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर, यहाँ पे किसी होना चाहिए, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्राप्त होती है। अच्छा, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है, वो हो जाएगा आपका जिप्सम। क्या हो जाएगा, वो जिप्सम है, जिसको गर्म करेंगे तो हम प्लास्टर 120 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया था शायद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, जिप्सम ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म करेंगे तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति हो सकती है। क्वेश्चन कर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है। डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए, कमरे के ताप में जो द्रव अवस्था में रहते हैं, धातु की बात कहें तो यहाँ पे हो जाएगा मरकरी, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में हाइड्रोगैरम। और इसी का अगर आप लोग अधातु की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कमरे के ताप में द्रव अवस्था में जो कहते हैं उसको मरकरी कहते हैं, ठीक है। और चलो बता देते हैं, फिलहाल जो अधातु होती है उसको ब्रोमीन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 20 को क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ध्यान देंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, सोडियम। बट सोडियम ही नहीं बल्कि सोडियम ग्रुप में जितने भी जो तत्व आते हैं फर्स्ट पीरियड टेबल के फर्स्ट ग्रुप में, तो आपका सारा तत्व जो जिसको चाकू से हम काट सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं कैल्शियम, पोटेशियम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका लिथियम हो गया, इस तरह के जितने भी होते हैं वो सबको चाकू से हम काट सकते हैं। बट यहाँ पे जो है सोडियम दिया हुआ, तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 देखिए क्या पूछ रखा आपको, निम्नलिखित में से सबसे जो है कम अभिक्रियाशील धातु जो कौन सा है। देखो सबसे कम किसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका Fe जो कि लोहा जो कम हो जाएगा, बट लोहा ऐसे कम नहीं है, लेकिन इन ऑप्शन के अनुसार जो लोहा आपका कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का सुचालक है। देखो विद्युत का सुचालक की बात की जा रही है, और डेफिनेटली सबको पता होगा ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक कहा जाता है, ठीक है। बट ये जो आपका कार्बन का अपर रूप है, जो मतलब विद्युत का सुचालक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सुचालक होता है, इसलिए इसका खूबी जाना जाता है ग्रेफाइट को विद्युत का सुचालक की खूबी से, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर गुण होता है कि विद्युत को वो चालन कर सकता है, यानी ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। डेफिनेटली सबको पता होगा, गलनांक मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, गलनांक किसी भी तत्व को अगर हम लोग गर्म
करते हैं किसी पदार्थ को, वो कम ताप में जब अपना जो है गलना शुरू कर देता है, अपने आप को मतलब गलाना शुरू करता है, उसी को उसका गलनांक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग मोम को अगर थोड़ा सा ही गर्म करेंगे तो वो गलना शुरू हो जाएगा, तो यानी उसका गलनांक बहुत ही कम है। अगर उस मोम की अपेक्षा अगर आप किसी पदार्थ को अगर गर्म करेंगे, जैसे आप कोई हार्ड पदार्थ हो गया, आपका प्लास्टिक वगैरह हो गया, तो उसको थोड़ा आपको जो ज़्यादा मतलब ताप की आवश्यकता होगी, उसका गलनांक जो थोड़ा मोम की अपेक्षा ज़्यादा होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे एल्युमिनियम पता है, कॉपर पता है, इन सब का गलनांक बहुत ही हार्ड होता है, यानी बहुत ताप देंगे, लोहा को बहुत ताप देंगे, देखते हैं लोहा में कितना ताप देंगे तब गलना शुरू होता है। बट सोडियम जो कि इसका गलनांक कम होता है, इन तीनों की अपेक्षा। सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 क्या पूछ रखा है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद जो है सोडियम भी होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक की बात की जा रही है तो पोटेशियम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो अधातु है, अधातु की बात कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका कार्बन जो कि अधातु है, क्या है कार्बन, क्या है अधातु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 26 देखो क्या पूछ रखा है, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ यानी एक जात के पदार्थ यहाँ पे नहीं है। तो चूना पत्थर, खारिया, संगमरमर, ये तीनों जो है एक जात वाले पदार्थ है, बट नमक जो एक विजातीय हो जाएगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन करके अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो पता है आप सभी को नाइट्रोजन हाइड्रोजन की संख्या का परमाणु जो होता है 1:3 होता है। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या जो कितना है 1 है और हाइड्रोजन की संख्या कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखो कह कि निम्न में कौन कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप की बात करें तो डेफिनेशन को पता होना चाहिए। ग्रेफाइट जो कार्बन का अपर रूप आप लोग को पहले भी बता चुका मैंने, ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक है और ये कार्बन का अपर रूप भी है। जो ऑप्शन ए सॉरी हीरा भी आपका कार्बन का अपर रूप है। यहाँ पे ग्रेफाइट के अलावा हीरा भी है, यानी ऑप्शन ए और बी भी होगा, सी भी होगा, यानी इन्होंने सभी ऑप्शन डी दिया हुआ है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन जो है वो क्या है, कार्बन क्या है, धातु है। धातु बताया आप लोगों को पहले भी, कार्बन एक अधातु है। सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन काफी लाजवाब है, आप लोग को अच्छी तरह से एक एक करके सभी क्वेश्चन को नोट करते जाना, अच्छे से रिविजन कर लेना है, ठीक है। यही क्वेश्चन आप लोग को फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। हर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 30 देखो क्या पूछ रखा है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक की बात करें तो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर, CH4 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कार्बन की परमाणु संख्या जो कितनी है। तो कार्बन की परमाणु संख्या की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि कार्बन जो है पता है सभी को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो कार्बन जो 6ठे नंबर पता है, इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो ध्यान देंगे इथेन के एक अणु में देखो आप पता है सभी को, इथेन जो होता है क्या होते हैं C2H5, ठीक है। तो पूरे जो हो जाएगा टोटल 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछ रखा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन पता है सभी को, अगर मान लो CH4 लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसका जो संरचना सूत्र बनाते क्या बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं CH4 का, ठीक है, चारों तरफ हाइड्रोजन लिखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन के एक आबंध में कितने, मतलब हाइड्रोजन के प्रत्येक में कितने आबंध है, एक है। तो यहाँ पे क्या होगा एक आबंध, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछ रखा है 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है कि ऑक्सीजन के, अच्छा एक चीज आप लोग और याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो भी मतलब तत्व पूछे जिसका वैलेंसी जितना होता है वो उतना उसका आबंध होता है। जैसे हाइड्रोजन पूछ रखा है तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है तो उसका 1 आबंध हो जाएगा। उसी तरह पे ऑक्सीजन पूछ रखा है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होंगे। तो इसका पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मस्तिष्क का कौन सा जो है भाग शरीर की स्थिरता संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे जो आंसर होगा आपका अनुमस्तिष्क, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सभी का आना चाहिए, क्या हो जाएगा अनुमस्तिष्क हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन 36 देखिए क्या पूछ रखा है आपको, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थानों क्या कहते हैं। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 2 तंत्रिका कोशिका के बीच वाले जो खाली स्थान होते हैं उसको सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। क्वेश्चन 37 देखिए क्या कह रहा है, मस्तिष्क जो उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी वो किसके लिए है। तो सबको पता होगा सोचने के लिए तो है ही है, हृदय संपादन यानी हृदय का धड़कने के लिए भी तो है ही है, शरीर का संतुलन ये भी, यानी ऑप्शन डी मस्ट बी राइट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। या फिर उसको तंत्रिका तंत्र अलग है, तंत्रिका छोटे वाले को तंत्रिका कहते हैं और पूरे को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो उसको न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कह सकते हैं, तंत्रिका कोशिका कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका पूछा है कभी कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका, याद रखिएगा। क्वेश्चन 39 का है कि जड़ का जो है अधोगामी वृद्धि जो है वो किसके द्वारा होता है। तो जड़ जो है नीचे जमीन कोई भी पौधा होता है और पौधे के जो नीचे जो जड़
होते हैं वो जड़ किसके कारण होते हैं, वो उसके नीचे जो बढ़ता है वो होता है गुरुत्वीय अनुवर्तन के कारण। किसको होते हैं, गुरुत्वीय अनुवर्तन, यानी ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा हम लोगों को कि पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन वो सहायक होते हैं किसके लिए होते हैं, तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो सहायक होते हैं वो हो जाएगा आपका प्रौढ़ के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश और मोड़ने के लिए, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 41 को देखिए, कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा एब्सिस अम्ल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, एब्सिस एसिड भी इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन उसको क्या होते हैं, तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जिब्रेलिन क्या एक हार्मोन है। क्वेश्चन 43 कह रहा है क्या पूछ रखा आपको, ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन, तो ऑक्सीन भी एक तरह का हार्मोन है, याद रखिएगा। ऑक्सीन क्या एक तरह का हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। 44 देखिए, पादप हार्मोन का उदाहरण जो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पादप हार्मोन का उदाहरण। देखो एक क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है, तो पादप हार्मोन का उदाहरण यहाँ पे जो होगा आपका ऑक्सीन जो है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीज जो है मैं आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेटेक्स जो सामान्यतः कहां पाए जाते हैं, लेटेक्स जो होते हैं वो पौधे में पाए जाते हैं, पीपल के केंद्रे में पाए जाते हैं, पीपल में, बरगद में, सभी में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। परागन में निम्न में से किसके अंदर पाए जाते हैं, परागन जो निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो ध्यान देंगे वो पराग कोष के अंदर बनते हैं। परागन कहां बनते हैं, पराग कोष के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 47 देखिए, कह रहा है हम लोग को निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता, द्विखंडन किस में नहीं होता है, तो डेफिनेटली याद होना चाहिए यीस्ट में, जो कि आपका द्विखंडन नहीं होता है। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। यीस्ट में क्या होता है, द्विखंडन नहीं होता है। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछ रखा है कि एक लिंगी पादप जो है उसका उदाहरण क्या है, एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो बताएंगे इसका आंसर होगा पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पपीता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 49 को देखिए, पूछ रखा आपको फूल में नर जल प्रजनन जो अंग होते हैं, फूल में नर प्रजनन अंग वो क्या होते हैं, तो आंसर हो यहाँ पे पुंकेसर हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा आपको, द्विखंडन जो होता है वो द्विखंडन वो किस में होता है, तो द्विखंडन होता है आपका अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, और यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 51 क्या पूछ रखा है, अमीबा में अलैंगिक जनन जो है किस विधि के द्वारा होती है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन जो होती है सबको पता होना चाहिए विखंडन के द्वारा होती है, जिसको हम द्विखंडन भी कहते हैं। यहाँ पे अधिक मतलब विखंडन यानी टुकड़ों में बांट जाना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कराम को जीन शब्द जो है किससे प्रस्तुत किया गया है, तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किया गया है वो जोहानसन से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जोहानसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता या जनक कहा जाता है, डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहते हैं। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देख के जाना। ठीक है, क्वेश्चन देखो 54 क्वेश्चन क्या पूछ रखा आपको, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो मेंडल ने जो किया था पौधे का उपयोग, मटर के पौधे का उपयोग किया था। किसका किया था, मटर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 55 देखिए क्या पूछ रखा है, कौन सा जो है अभिलक्षण वंशागत नहीं है, कौन सा अभिलक्षण जो कि वंशागत नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, बाल की प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी होगा बाल की प्रकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया जो है किन के द्वारा लिखी गई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली करेक्ट आंसर चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी होगा रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 57 को देखिए क्या पूछ रखा है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी जो अंग है वो क्या है, तो मनुष्य के आहार नाल में जो अवशेषी अंग की बात करेंगे वो अपेंडिक्स हो जाएगा। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, अपेंडिक्स। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन हम लोग का कराए निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है, डेफिनेटली पता होगा, अभी बताया आपको अपेंडिक्स जो कि अवशेषी अंग है। ठीक है, पूरे शरीर का ऑप्शन नंबर मतलब एक ही अंग है जो अपेंडिक्स है वो अवशेषी है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। चलिए क्वेश्चन 59 कराए कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो किसने लिखी है, कि काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, डार्विन ने लिखी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 60 देखो क्या पूछ रखा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण जो किस प्रकार का हो सकता है, डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए दर्पण दो ही प्रकार के हो सकते हैं जिसमें जो सीधा हमको प्रतिबिंब देगा, एक होगा आपका समतल दर्पण और एक होगा आपका क्या होगा, उत्तल दर्पण। क्या होगा, एक होगा उत्तल दर्पण, एक होगा समतल दर्पण। यही दो दर्पण है जिसमें हमको वस्तु का सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे होता है या तो वो समतल हो सकता है या फिर उत्तल। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश की किरणें जो गमन करती है, डेफिनेटली पता होगा प्रकाश जो हमेशा सीधा गमन करती है, कब करती है, सीधा यानी सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन भाषण पूछ रखा है आपको, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, डेफिनेटली सबको पता होगा प्रकाश जो आते हैं ऐसे सीधे समतल पे गुजर जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं, और इसके नियम जो होते हैं दो होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है आपका आपतन और परावर्तन, एक नियम हो गया,
और दूसरा हो जाएगा आपतन और परावर्तन के बीच में अभिलन और अभिलन के बीच में एक कोण जो बनता है, एक होता है आपतित किरण, एक होता है परावर्तित किरण। एक नियम होगा आपतन कोण, परावर्तन कोण और बीच में खींचा गया अभिलन, ये तीन जो होते हैं ये एक में होते हैं, तो एक एक मिलाकर के दो नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आइए हम लोग परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है। देखिए आपतन कोण बताया आप लोगों को, दो आपतन कोण होते हैं, कोण आई बराबर कोण आई बराबर हो जाएगा आपका कोण आर, ठीक है, और एक होता है आपका आपतन आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये दो होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परावर्तन कोण आपतन कोण, यहाँ नहीं होगा परावर्तन कोण, यहाँ पे हो जाएगा आपका आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बताइए प्रकाश तरंग जो है उसका उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो किस तरह का होता है, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा काल्पनिक होता है। क्या होता है वो काल्पनिक होता है। अगर आपको पूछे यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा, तो उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक हो जाएगा। अगर पूछे आपको अवतल दर्पण द्वारा तो वास्तविक हो जाएगा। अगर उत्तल पूछे तो भी काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा देखो यहाँ पे वास्तविक जो पूछा है, तो अवतल जो होता है ना, अवतल वास्तविक बनाता है और जो आपका काल्पनिक दोनों बनाता है। अवतल दर्पण जो तो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 66 पूछ रखा है आपको दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है ये होगा आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन सा होता है। काफी स्टूडेंट का यहाँ पे कंफ्यूज रहता है कि यहाँ पे उत्तल दर्पण बताते हैं, बट यहाँ पे जो कार को पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। बट अग्रदीप यानी आगे का जो हेलोजन होता है जिसमें लाइट लगा रहते हैं, उसमें एक तरह देखे होंगे आप लोग शंकु के आकार का जो है एक आपका बल्ब रहता है, ठीक है। इसी बल्ब के बारे में पूछा जा रहा है कि इस बल्ब में किस तरह की ये जो आपका होता है दर्पण, वो किस तरह का दर्पण लगा रहता है, तो ये आपका रहता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर क्या पूछ रखा है आपको, किस दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के लिए किया जाता है। तो पार्श्व दृश्य यानी पीछे की वस्तु को देखने के लिए, तो हम याद रखिए अभी बताया आप लोग को, पीछे के देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गाड़ी के वाहनों में जो लगा रहता है, वाहनों में यानी बैक मिरर के रूप में पीछे के गाड़ियों को देखने के लिए वो लगा रहता है आपका उत्तल दर्पण, उसको हम लोग कहते हैं पार्श्व दर्पण, मतलब पार्श्व दृश्य यानी पीछे वाला दृश्य। जब पार्श्व यहाँ पे पश्चिम दृश्य, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन एक अलग होता है, ठीक है, जिसमें वस्तु का दाहिना हाथ दर्पण में बायां हाथ दिखाई पड़ता है और बायां चीज जो है दर्पण में, मतलब वस्तु में कोई अगर दाहिना होता है वो दर्पण में बायां होता है, अगर कोई वस्तु का दाहिना होता है तो वो दर्पण में बायां होता है, एक दूसरे का विपरीत, उसको पार्श्व परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे पश्चिम दृश्य यानी पीछे की दृश्य। क्वेश्चन 69 पूछ रखा है नई कार्तिकीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी जो ली जा सकती है वो कितनी आ सकती है, तो बोलेंगे ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 70 देखो क्या पूछ रखा है, मानव नेत्र के लिए दृश्य का अस्थायित्व जो होता है वो कितना होता है, तो बोलेंगे आप ऑप्शन यहाँ पे 1/16 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/16 सेकंड। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो कहाँ बनता है, डेफिनेटली पता होना चाहिए। प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखो 72वां क्वेश्चन पूछ रखा है आपको, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होता है, तो ध्यान देंगे उसका अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ में ही हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन पूछ रखा है कि पुतली अपवर्तन आप लोग समझते हैं, जब कोई जो है प्रकाश गया और किसी माध्यम से होकर के गुजरने के बाद वो थोड़ा मुड़ करके तब निकला, इसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं। जैसे ठीक है किसी लेंस से निकल गया या फिर किसी आपका ट्रांसपेरेंट कोई जो है पैकेट वगैरह हो गया या फिर कोई भी प्लास्टिक कुछ भी हो सकता है ट्रांसपेरेंट जिससे निकलता है, पानी हो गया, तो इसी में जो अपवर्तन होता है। तो इसी तरह आंख में भी आपको देखेंगे तो आपका पानी तरह का होता है, तो वहां पे जो अपवर्तन होता है वो बाहरी पृष्ठ पे होता है सबसे ज्यादा। चलिए पहली बात जो होता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो वो जगह परितारिका। परितारिका जो है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि आंख का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, तो आंख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। किसकी तरह होता है, उत्तल लेंस। सबको पता है इस तरह का होता है उत्तल लेंस, ठीक है। तो आंख का जो व्यवहार होता है क्या होता है, इसी टाइप का होता है उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि मानव नेत्र में जो किस प्रकार का लेंस पाया था, अभी बताया आप लोग को, काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तल लेंस होते क्या होते हैं, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा के बारे में पूछा जाए, डेफिनेटली सबको पता होगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रा कूलम हो जाता है। ऑप्शन डी होगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य जो कितना विद्युत धारा होगी, तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मुझको कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, 78 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए मीटर का। किसका होता है, ए मीटर का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा जो है प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो देखेंगे यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन का
जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दिष्ट धारा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। देखो 80 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, देखो आमीटर की बात करें तो वो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किसको, आमीटर को श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगर वहीं पे आपको बोलते हैं वोल्ट मीटर तो उसको पासरवा क्रम में जोड़ते हैं, तो आमीटर क्या होगा, श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन पूछ रखा विद्युत धारा का एसआई मात्रक, डेफिनेटली पता होगा एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा विभव अंतर का एसआई मात्रक पूछ रखा है, तो विभव अंतर का एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विभव अंतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट हो जाता है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच में 20 विभाजन जो है चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापन जो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0.005 वोल्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 0.0005 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पूछ रखा विभव अंतर जो है मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विभव अंतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बोल रहे 1 वोल्ट बराबर कितना होगा, तो 1 वोल्ट बराबर बोलेंगे तो जूल्स पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, जूल पर सेकंड। क्वेश्चन आगे पूछ रखा है कि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में जो है परिवर्तन करता है। डायनामो आप लोग समझते हो जो जनरेटर होता है, जनरेटर जो जिसको कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग मशीन मतलब जो होता है मशीन में लगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग बिजली उत्पादन में करते हैं घरों में। ठीक है, तो ये जो होता है डायनामो जो होता है वो क्या करते हैं, वो यांत्रिक यानी मशीन के द्वारा जो ऊर्जा होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या करती हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करती है, तभी तो हम लोग को बिजली मिल पाती है। एक मशीन में उसमें डीजल डालते हैं, पेट्रोल या फिर कुछ भी जिससे भी चलता हो, तो डीजल डालते हैं, उसके बाद मशीन घूमता है, घूमने का तो उसको डायनामो क्या करता है, उसके घूमे हुए चीज को क्या करता है, मतलब घूमने के कारण जो है एक तरह का ऊर्जा उत्पन्न होती है यांत्रिक ऊर्जा, और उस यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहते हैं, जो अभी बताया आप लोग को। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत जो आधारित वो किस पर है, तो वो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। किस पर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो जो है, डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है, तो देखो डायनामो से जो होती है ना वो प्रतिवर्ती धारा प्राप्त की जाती है, प्रतिवर्ती जिसको हम एसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसी धारा भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी धारा, प्रतिवर्ती धारा। और जो है यहाँ पे दिष्ट धारा की बात करें तो बैटरी जो होते हैं, जितने भी बैटरी होते हैं उस बैटरी से जो वो डीसी धारा जिसको हम दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है। डायनामो जो है जनरेटर का भाग है, पार्ट है, और डायनामो से कौन सा, प्रतिवर्ती धारा प्राप्त की जा सकती है। चलो क्वेश्चन करेंगे डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग किसमें होगा, डेफिनेटली पता होगा, सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जो है सौर जल जो है ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो बादलों वाले दिन तो नहीं कर सकते। ठीक है, गर्म दिन में कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन करा हम लोगों को कि जल विद्युत संयंत्र जो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थित ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन 93 देखो क्या पूछ रखा है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत की बात करें तो वो जाएगा आपका सूर्य। सूर्य क्या है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की वास्तविक स्रोत है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, तो बोलेंगे ऑप्शन सी जगह पे मोटरसाइकिल से चलना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। 95 में क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत जो है किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, पैराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन से सामूहिक में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, केक, लकड़ी एवं घास जो कि जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आगे देखिएगा, क्वेश्चन का हम लोग को 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन जल तो है, वायु भी है, मिट्टी भी है, लेकिन जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन होगा क्या, नहीं होगा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का हम लोग को यूरो जो है, यूरो 2 का संबंध जो है किससे, यूरो 2 का संबंध जो है वो किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, तो सबको पता होगा 78% होती है, कितनी होती है 78%, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे चिपको आंदोलन जो किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो वन संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जो टोटल जो यहाँ पे 100 MCQ कवर किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि
इस वीडियो को आप लोग काफ़ी जो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक जो है अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करेंगे ताकि सब तक ये पहुंच सके, और हम लोग जो है इस चैनल को अधिक से अधिक जो है फैलाना है सभी को, अपने अपने फ्रेंड तक, ताकि सब कोई जो इस चैनल से जुड़ सके। यहाँ पे पूरी क्लास जो है हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट क्लास कराई जाएगी, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है, बस इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए जो भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के अगले एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।